नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 151। इससे पहले जो है वो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में इसके फर्स्ट 2 सेक्शन डिस्कस किए हैं, जिसमें हम लोगों ने एक डिस्कस किया है सैलरी को और एक डिविडेंड को, यानी कि सैलरी पे या डिविडेंड पे। इनसे इनकी मद में जो आपको इनकम हासिल होती है, यानी बतौर सैलरी आपको कोई इनकम आप आई है आपके पास, या डिविडेंड की सूरत में जो आपके पास इनकम जनरेट हुई है, उस पर भी टैक्स लगता है। और कौन टैक्स डिडक्ट करता है, किस रेट के हिसाब से होगा टैक्स डिडक्ट, वो हम लोग पिछली वीडियो में प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में, आज के वीडियो में हम लोगों ने कवर करना है सेक्शन 151 और सेक्शन 152। तो सेक्शन 151 डिस्कस करता है प्रॉफिट ऑन डेब्ट पे, यानी कि जो डेब्ट पे जो आपको प्रॉफिट हासिल होगा, वो प्रॉफिट भी बेसिकली आपकी इनकम कंसीडर किया जाएगा और उस इनकम पर भी आपसे टैक्स विदहेल्ड किया जाएगा। इस सेक्शन को डिस्कस करने से, कवर करने से पहले ज़रूरी है कि हम पहले इस टर्म को ही समझ लें, ताकि हमें ये सेक्शन कवर करना इजी हो जाए कि प्रॉफिट ऑन डेब्ट बेसिकली है क्या। सो ये बेसिकली ये होता है कि आपका बैंक में 2 तरह के अकाउंट होते हैं। एक होता है करंट अकाउंट और एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी जिसे हम सेविंग अकाउंट कहते हैं। अब करंट अकाउंट में तो जो आपके पास पैसे पड़े हुए होते हैं उन पर कोई इंक्रीमेंट आपको नहीं मिलता, लेकिन जो आपके सेविंग अकाउंट होते हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अकाउंट होते हैं, इनके ऊपर जो है वो आपको इंक्रीमेंट मिलता है, यानी आप इसे इंटरेस्ट ही कह लें, सूद ही कंसीडर करें। तो ये जो इंटरेस्ट आपको मिलता रहता है वो भी बेसिकली आपका लॉ की सेंस में आपकी प्रॉफिट होता है। यानी बैंक को अंदर जो हम लोगों ने बेसिकली पैसे रखे हुए होते हैं ना, बैंक आगे उन फाइनेंस आगे को कारोबार वगैरह में लगा देती है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो वो आपका डेब्ट होता है बैंक के पास, और उसके ऊपर जो उनको प्रॉफिट आपको जो उधर आपने रखे हुए पैसे उस अकाउंट में, उस अकाउंट के ऊपर, इस सेविंग अकाउंट में, उस में जो आपको इंक्रीमेंट मिल रहा है, वो बेसिकली जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो है आपका प्रॉफिट। उसे हम लॉ की ज़ुबान में कहते हैं प्रॉफिट ऑन डेब्ट, और वो जो है टैक्सेबल है एज़ पर सेक्शन 151 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। अब इस सेक्शन में क्या बताया गया है इसको हम डिस्कस करते हैं। जो कह रहे हैं कि वेयर अ पर्सन, वेयर सब क्लाउज ए, where a person pay yield on an account deposit or a certificate under the national saving scheme or a post office saving account। मतलब आपका नेशनल सेविंग स्कीम और पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के अंदर के तहत कोई डिपॉजिट है, कोई सर्टिफिकेट है या कोई अकाउंट है, उस अकाउंट पे आपको यील्ड यानी कुछ पेमेंट, कुछ इनकम मिल रही है। और अब बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे एनी प्रॉफिट ऑन अ डेब्ट बीइंग एन अकाउंट और डिपॉजिट मेंटेन विद अ कंपनी और इंस्टीट्यूशन। इसी तरह आपका किसी बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर कोई आपने डिपॉजिट दिया हुआ है, कोई अकाउंट आपका है, और उस अकाउंट और डिपॉजिट के ऊपर आपको कोई प्रॉफिट आ रहा है और वो आपको पे कर रहे हैं। Clause C, the federal government, a provincial government, or a local government pay to any person profit on any security other than that referred to in Clause A issued by such government or security। इसी तरह वो कह रहे हैं कि आपको फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट आपकी किसी सिक्योरिटी पे कोई प्रॉफिट पे कर रहे हैं, उस सिक्योरिटी में वो सिक्योरिटी शामिल नहीं है जो कि क्लाउज ए के अंदर यही सेम अथॉरिटी आपको इशू कर रही हैं। Clause D, a banking company, a financial institution, a company referred to in subclause I and 2 of Clause B of subsection 2 of Section 80, or finance society pay any profit on any bond, certificate, debenture, security or instrument of any kind। इसी तरह वो कह रहे हैं आपका कोई बॉन्ड है, सर्टिफिकेट है, डिबेंचर यानी लोन सर्टिफिकेट है, सिक्योरिटी है, कोई भी किसी किस्म का इंस्ट्रूमेंट, डॉक्यूमेंट है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, उसके ऊपर आपको बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल कंपनी, इंस्टीट्यूशन और ये कंपनी जो कि सेक्शन 80 सब सेक्शन 2 के रेलिवेंट क्लाउसेस के अंदर डिस्कस की गई है, और फाइनेंस सोसाइटी आपको उस बॉन्ड और सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट पे कोई प्रॉफिट पे कर रहे हैं other than a loan agreement between a borrower and a banking company or a development finance institution to any person other than financial institution। अब इस जिसके ऊपर आपको प्रॉफिट मिल रहा है उसके अंदर ये लोन एग्रीमेंट शामिल नहीं है, जो कि बोरर और बैंकिंग कंपनी या डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर होता है। मतलब इसके ऊपर आपको कुछ नहीं मिलेगा। एंड टू एनी पर्सन और अदर देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कि जिस बंदे से टैक्स विदहेल्ड होगा वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही होना चाहिए, कोई और बंदा है उस पर से टैक्स विदहेल्ड हो रहा है। सो बेसिकली वो कह रहे हैं कि जब ये रेलेवेंट एंटाइटीज़ एंड रेलेवेंट पर्सन को
इनके कोई सेविंग अकाउंट है या कोई बॉन्ड सिक्योरिटी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इनके है और उसके ऊपर उनको कोई प्रॉफिट आ रहा है, उस प्रॉफिट को वो ये पे कर रहे हैं, तो जो पेयर ऑफ द प्रॉफिट होगा ना, उसने इनसे टैक्स विदहेल्ड कर लेना है इस रेट पर, जो कि फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 3 के डिवीजन 1A के अंदर बताया गया है। जो भी आपको ओवरऑल ग्रॉस प्रॉफिट हासिल हो रहा है ना, उस अमाउंट पर, लेकिन एज रिड्यूस बाय द अमाउंट ऑफ ज़कात इफ़ एनी पेड बाय द रिसिप्ट अर्नर। लेकिन जिस बंदे के उस प्रॉफिट जो ओवरऑल प्रॉफिट हासिल हो रहा है, उस प्रॉफिट में से अगर आपने कोई ज़कात पे की हुई है और आप ज़कात पे की हुई है ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के तहत, तो वो उस प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगी और फिर बाकी जो अमाउंट बचेगी उस प्रॉफिट के ऊपर आपसे इस रेट के हिसाब से, जो कि फर्स्ट शेड्यूल में पार्ट 3 के डिवीजन 1A के अंदर बताया हुआ है, आपको पे कर दिया जाएगा टैक्स डिडक्ट करके बाकी का अमाउंट। अब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं उससे पहले, लेकिन हम ज़रा चार्ट देख लें जो 151 के अंदर चार्ट बताया गया है कि किस रेट के हिसाब से जो टैक्स, यहाँ तो रेट बता दिया गया है ना, लेकिन वो जो रेट है वो तो हमें चार्ट को देख के ही पता चलेगा। तो पहले हम ज़रा चार्ट को देख कर आते हैं। तो कह रहे हैं कि अगर तो आप फाइलर हो तो इस सिचुएशन पे जो आपका प्रॉफिट ऑन डेप्ट पे टैक्स डिडक्ट होगा वो 15% के हिसाब से होगा। लेकिन अगर आप नॉन फाइलर हो तो फिर आपका 35% है। ठीक है, तो ये आपका 15 एंड 35% रेट है कि अगर आप फाइलर हो तो 15% और अगर नॉन फाइलर हो तो 35%। अब आप फ़र्ज़ कर लें आपका सेविंग अकाउंट है बैंक में और आपको जो है वो उसके ऊपर लाख रुपया ही प्रॉफिट आया है और अब आप फाइलर भी हो, तो ये लाख रुपये का 15% जो है वो 15,000 रुपये आपसे टैक्स की मद में कट जाएगा और 85,000 रुपये आपको मिल जाएगा प्रॉफिट। लेकिन अगर आप नॉन फाइलर हो तो फिर आपको 35,000 रुपये आपका टैक्स डायरेक्ट होगा और बाकी का जो है वो 65,000 रुपये अब आपको मिलेगा। और बाकी जो उन्होंने ज़कात का पॉइंट किया हुआ था, अभी आप ये फ़र्ज़ कर लें कि आपको जो है वो लाख रुपये ही प्रॉफिट आया है, उसमें आपने 10,000 रुपये जो है वो ज़कात पे की हुई है, तो 90,000 रुपये अब आपकी इनकम है। सॉरी, मैंने ये लाख रुपया लिख दिया था। तो उस 90,000 का अगर आप नॉन फाइलर हो, आप नॉन फाइलर नहीं हो, तो फिर इस सिचुएशन में आपका 13,500 रुपया टैक्स डायरेक्ट होगा। 90,000 में से 13,500 निकालें, जो बाकी की अमाउंट है वो आपको मिल जाएगी। और अगर आप नॉन फाइलर हो, 10,000 रुपये आपने वो दिया हुआ ज़कात की मद में, तो आप 35% के हिसाब से निकालें तो 31,500 आपको डायरेक्ट होगा। 90,000 में से ये माइनस कर लें, जो अमाउंट बच जाएगी ये तो टैक्स चला जाएगा ना, इसमें से ये माइनस करें, 90,000 में से 31,500 जो बच जाएगा वो आपको मिल जाएगा प्रॉफिट। तो यही चीज़ है इसमें, और कुछ भी नहीं है। अब सबसेक्शन 1A क्या कहता है, वो कहता है कि एवरी स्पेशल पर्पस व्हीकल और अ कंपनी एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑफ अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन सकूक टू अ सकूक होल्डर shall deduct tax from the gross amount of a rate on investment at a rate specified in division 1B IB of part 3 of first schedule। अब ये जो बात कर रहा है, इसको समझने के लिए पहले ज़रूरी है आपको पता हो कि सकूक क्या है और सकूक होल्डर क्या होता है। सकूक बेसिकली इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं। ये ऑपोजिट टू शेयर होते हैं। जैसे जिस तरह कंपनी के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट जो शेयर होल्डर की है वो शेयर कहलाती है ना, आपके फाइनेंशियल एसेट, इसी तरह वो कह रहे हैं कि सकूक भी आपके एक तरह से देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट ही है, आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है आपका, ये बेसिकली इंटरेस्ट फ्री होता है। इसमें ये होता है कि अगर कंपनी को, जिस तरह नॉर्मल एक कंपनी को जो पैसे चाहिए होते हैं तो वो अपने शेयर जो है वो सेल करती है, क्योंकि उसके पास वही फाइनेंशियल एसेट होते हैं, उससे वो इनकम जनरेट करती है। सकूक में अंदर ये होता है कि कंपनी को जब इन्वेस्टमेंट चाहिए कोई प्रोजेक्ट करने के लिए, कुछ एसेट बनाने के लिए, तो वो भी अपने शेयर जो है वो मार्केट में लगा देती है और जो आवाम ख़रीदती है उसे,
वो सुकूक होल्डर कहलाते हैं। और उनके जो शेयर हैं जिन पे अगर वो इस तरह दे रही है कि मैं इन शेयर के ऊपर आपको कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं दूंगी, ना मैं डिविडेंड दूँ, सॉरी डिविडेंड का तो यहाँ लिंक ही नहीं है। वो कहती है कि मैं आपको ये जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, सुकूक होल्डर आप बन रहे हो, इस इन्वेस्टमेंट पे जो आपको फ़ायदा हासिल होगा वो फ़ायदा बेसिकली इस कानून की सेंस में वो कह रहे हैं रिटर्न वो आपको वो देंगे। जिस तरह एक कारोबार में आप फाइनेंस लगाते हो जो इन्वेस्टमेंट पे जो आपको मुनाफा मिलता है, इसी तरह यहाँ पर भी यही है कि वो कहते हैं कि आप ये सुकूक हमसे परचेज़ कर लें, इसकी वजह से आप भी कंपनी में हिस्सेदार बन गए हैं। जो आपकी इन्वेस्टमेंट पे नहीं, आपको सुकूक होल्डर की बेस पे जो मुनाफा होगा वो हम आपको रिटर्न की सूरत में दे देंगे। और जो वो लेकिन वो ये साथ में ये कह देते हैं कि सुकूक पे जो है वो सुकूक होल्डर को इंटरेस्ट नहीं मिलता, अपनी इस इन्वेस्टमेंट पे से इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो जो इन रिटर्न आपकी होती है बेसिकली वही आपकी यहाँ पर इनकम है। और उस इनकम के ऊपर जो है वो इस रेट के हिसाब से जो कि फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 3 के डिवीजन 1 बी में रेट बताया गया है, इस रेट के हिसाब से आपसे टैक्स डिडक्ट हो जाता है। सो आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। अगर मैं उसे दोबारा पढ़ूँ तो वो ये है कि जो भी आप सकूक होल्डर हो, आपने सकूक के अंदर यानी कंपनी के सकूक के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, कंपनी के टेंजिबल एसेट में इन्वेस्टमेंट आपने कर दी है। अब कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट आपकी इन्वेस्टमेंट पे जो कोई इनकम जनरेट करेगी, जिसे कानून की सेंस में हम रिटर्न कहेंगे, जो आपको रिटर्न वो देगी, ग्रॉस पेमेंट ऑफ रिटर्न जो आपको देगी आपकी इन्वेस्टमेंट पे, तो उस रिटर्न को पे वो आपसे ओवरऑल आपको पूरी आपकी जो आपको पूरा मुनाफा हुआ है पूरा का पूरा मुनाफा नहीं दे देगी, उस पर वो टैक्स डिडक्ट करेगी। फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 3 के डिवीजन B1B के अंदर जो रेट बताया गया उस हिसाब से वो आपसे टैक्स डिडक्ट करके आपको वो बाकी की पेमेंट देगी। अब इसको भी हम विद हेल्प ऑफ एग्जांपल समझते हैं, पर पहले रेट देख। हाँ, तो ये देखिए कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि रेट बताया गया है कि अगर रिटर्न ऑफ टैक्स ऑन रिटर्न इन्वेस्टमेंट इन सकूक इन केस ऑफ अ कंपनी, यानी अगर जो ये इन्वेस्टमेंट किसी ने की थी वो कंपनी थी, कंपनी को जा रहे हैं उसकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो 25% कंपनी के लिए जो रेट है वो 25% है। और अगर सकूक होल्डर, यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर सकूक होल्डर है मतलब जिसने कंपनी के सकूक के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई थी, तो वो अगर जो सकूक होल्डर है वो कंपनी है तो उसको जो उसके ऊपर जिस रेट के हिसाब से टैक्स लगना है वो है 25%। और अगर सकूक होल्डर कोई AOP है यानी फर्म है, पार्टनरशिप है, और कोई इंडिविजुअल है और जो उसकी इन्वेस्टमेंट उसको हुई है वो 1 मिलियन से उसकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर सॉरी इसको जो मुनाफा हुआ है, रिटर्न जो है ना उसका जो मुनाफा हुआ है वो 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज़्यादा है, तब उस बंदे के लिए जो रेट है वो 12.5% है। और अगर तो जो सकूक होल्डर है वो इंडिविजुअल और AOP है, लेकिन जो उसकी इन्वेस्टमेंट पर जो उसको मुनाफा हुआ है, जो रिटर्न उसे हासिल हुई है वो 1 मिलियन से कम है यानी 10 लाख से कम है, तो फिर जो है वो रेट जो है वो 10% है। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, मतलब एग्जांपल लेते हैं और कैलकुलेशन करते हैं, फिर आपको ज़्यादा अच्छे समझ आ जाएगा। मिसाल के तौर पर जो कंपनी के अंदर एक इन्वेस्टमेंट किए हुए एक आम आदमी ने की हुई है, उसको उसके सकूक होल्डर है वो। अब उस सकूक के ऊपर जो उसको रिटर्न आ रही है वो आप फ़र्ज़ कर लें कि 10 लाख ही है, यानी 1 मिलियन, ये 1 मिलियन से ज़्यादा है, ये मैंने 1 लाख लिखा हुआ है। हाँ, अब इस 10 लाख पर क्या रेट हम पढ़ कर आए हैं, 12.5 ना, तो 12.5 आप निकाल लें, 1,25,000 पे जो है वो उसका टैक्स डिडक्ट हो जाएगा। ₹8,75,000 पे जो है वो इसको रिटर्न यानी प्रॉफिट जो है वो कंपनी दे देगी सकूक होल्डर को। सो आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, ये तो था अभी तक हम लोगों ने पढ़ा इस सेक्शन का जनरल रूल। अब सब सेक्शन 2 जो है वो है इसकी एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या कहती है, दिस सेक्शन शेल नॉट अप्लाई टू एनी प्रॉफिट ऑन डेब्ट दैट इज सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 152। मतलब कि वो प्रॉफिट ऑन डेब्ट जो कि सेक्शन 152 के सब सेक्शन 2 के तहत टैक्सेबल है, उसके ऊपर जो है वो ये सेक्शन इम्प्लीमेंट नहीं होगा। मतलब उसको हम लोग उस लिहाज से डील करेंगे जो सेक्शन 150 सब सेक्शन 2 के अंदर जो रेट बताया गया है उस हिसाब से डील करेंगे, इस सेक्शन के लिहाज से डील नहीं करेंगे। अब सब सेक्शन 3 क्या कहता है, ये कहता है कि जो टैक्स डिडक्ट हो रहा है सेक्शन के अंदर वो मिनिमम टैक्स होता है ऑन द प्रॉफिट ऑन डेब्ट अराइजिंग टैक्स पेयर। ठीक है, मतलब एक टैक्स पेयर को जो उसकी डेब्ट पे प्रॉफिट रेज हो रहा है, मतलब जो उसका उसे इंटरेस्ट मिल रहा है, जो इंटरेस्ट उसका टैक्सेबल है, वो जो उस इंटरेस्ट के ऊपर जो टैक्स डिडक्ट हो रहा है उस टैक्स की नेचर क्या है,
वो उस टैक्स की नेचर जो है वो मिनिमम टैक्स है। अब मिनिमम टैक्स क्या होता है? मिनिमम टैक्स जो होता है वो टैक्स होता है जो कि आपकी टोटल टर्नओवर पर, आपकी टोटल सेल रिसिप्ट पर, आपकी टोटल ग्रॉस सेल के ऊपर जो है वो जो टैक्स लगता है ना, उसे हम कहते हैं मिनिमम टैक्स। मतलब ओवरऑल हम जनरली क्राइटेरिया यही होता है कि जब भी आप कोई सेल रिसिप्ट आपको होती हैं, उसमें से हम अपने एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर और जो डिडक्शन हम क्लेम कर सकते हैं, वो निकालने के बाद जो हमारे पास अमाउंट रह जाती है, वो हमारी टैक्सेबल इनकम बनती है, उस पर लगती है टैक्स लायबिलिटी। ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपको प्रॉफिट ऑन डेब्ट रेज़ हो रहा है, उसके ऊपर जो ये टैक्स आपका डिडक्ट हो रहा है, उसकी नेचर मिनिमम टैक्स है। यानी कि ये बात कहना चाह रहे हैं कि जो आपको इंटरेस्ट हासिल हो रहा है ना, उस इंटरेस्ट को ही वो आपकी ओवरऑल ग्रॉस वैल्यू जो आपको हो रही है, उस पर बगैर किसी डिडक्शन को क्लेम किए हुए, बगैर किसी एक्सपेंसेस को क्लेम किए हुए, आपने ये जो आपका रेट था 15%, 35%, फाइलर के लिए 15% और 35% वो आपने करना है। यानी कि अगर आपको ₹1,00,000 हासिल हो रहा था, आप फाइलर थे, आपने उस ₹1,00,000 में से कोई अपने एक्सपेंसेस नहीं निकालने, कोई डिडक्शन क्लेम नहीं करनी, उस ₹1,00,000 पर ही आपका 15% के हिसाब से टैक्स डिडक्ट होगा, मिनिमम टैक्स जो है इसकी नेचर। लेकिन ये कहना साथ में इसकी भी एक्सेप्शन बता दी है कि लेकिन अगर टैक्स पेयर आपका कंपनी है और प्रॉफिट ऑन डेब्ट जो है वो सेक्शन 7B के अंदर टैक्सेबल है, तो फिर जो यहाँ पर जो टैक्स की नेचर है वो मिनिमम टैक्स नहीं होगी। अब ये इसके पीछे क्या लॉजिक है? क्योंकि अगर कंपनी होती है ना टैक्स पेयर, तो कंपनी के अंदर जो क्राइटेरिया है उस पर टैक्स लायबिलिटी लगाने के लिए कंपनी के लिए वो 3 टैक्सेस में से इलेक्शन होना होता है, डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन के तहत। सो यानी कि कंपनी के ऊपर ये होता है कि अगर कंपनी के ऊपर जो इस तरह बनता है कि कंपनी की इनकम है ना, तो हम कंपनी के ऊपर उसकी इनकम पर 3 टैक्स कैलकुलेट करते हैं। एक टैक्स हम कैलकुलेट करते हैं मिनिमम टैक्स, एक टैक्स हम करते हैं नॉर्मल टैक्स, तीसरा टैक्स हम कैलकुलेट करते हैं अल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स यानी ACT। अब इन तीनों टैक्स में से जो हायर बन रहा होता है वो बेसिकली कंपनी ने पे करना होता है। तो अब वो चॉइस है कि कौन सा टैक्स हायर बन जाए, हो सकता है मिनिमम बन जाए, हो सकता है नॉर्मल बन जाए, हो सकता है ACT बन जाए। वैसे लॉजिकल बात ये है कि मिनिमम टैक्स ही हायर बनेगा, क्योंकि ऐसा टैक्स जहाँ पर आपको एक्सपेंसेस डिडक्शन क्लेम करना भी अलाउ नहीं है, तो ज़ाहिर सी बात है उसका रेट हायर ही आएगा। लेकिन हो सकता है प्रोबेबिलिटी है कि कोई और टैक्स हायर बन जाए, तो इसीलिए कंपनी के केस में तो इन तीनों में से जो हायर बनेगा वो आपने पे करना है। इसलिए कंपनी की सिचुएशन के अंदर हम ये नहीं कह सकते कि उस पर जो टैक्स इस सेक्शन के अंदर वो डिडक्टेबल होगा, वो मिनिमम टैक्स ही होगा हर दफ़ा। ये वजह है कि कंपनी के केस के अंदर जो अंडर दिस सेक्शन टैक्स डिडक्ट हो रहा है वो हर दफ़ा मिनिमम टैक्स नहीं हो सकता, क्योंकि कंपनी के केस में हमने इन 3 टैक्सों में से जो हायर है वो डिसाइड करना है कि कंपनी ने कौन सा पे करना है। इसी तरह जो सेक्शन 7B के अंदर जो प्रॉफिट ऑन डेब्ट टैक्सेबल होता है, वो फाइनल टैक्स रिजीम के अंदर आ रहा होता है, तो इसीलिए वहाँ पर भी मिनिमम टैक्स नहीं कंसीडर किया जाता, क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी लॉ में एक्सप्रेसिवली स्पेसिफाई कर दिया गया है कि वहाँ पर जो है वो आप फाइनल टैक्स रिजीम में आपका प्रॉफिट एंड डेब्ट जो है वो टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पर भी हम ये देख सकते हैं कि प्रॉफिट ऑन डेब्ट पे जो इस पर्सन को हो रहा है उसका ये इनकम है, जिस बंदे को रेज हो रहा है उसका टैक्स डिडक्ट हो रहा है, और जो ये बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इन्होंने करना होता है, और ये जो रेट बताया गया है इस रेट के हिसाब से टैक्स डिडक्ट करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, लेकिन इससे पहले जो है वो मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही सेक्शन 149 में एक चीज़ डिस्कस की थी कि हर सेक्शन में 6 मेजर हेडिंग हैं जो कि हर सेक्शन में कवर होंगी, और वो अगर आप याद रख लेते हैं तो आपके लिए हर सेक्शन को याद रखना और अंडरस्टैंड करना आसान हो जाएगा। सो इस सेक्शन का भी अभी हम वो 6 एंट्रीज़ पूरी करते हैं, लेकिन इससे पहले मुझे याद आ रहा है कि मेरी फ़र्स्ट वीडियो जो है वो एक्सीडेंटली क्लोज़ हो गई थी, जिसकी वजह से डिविडेंड का मैं डिस्कस नहीं कर सकी थी। सो डिविडेंड से मैं आपको स्टार्ट करती हूँ। सो डिविडेंड की जब हम बात करें ना, तो इसमें अब वो 6 अब अपनी हम चेक लिस्ट कंप्लीट करते हैं कि 6 मेजर हेडिंग मैंने कहा था कि हर सेक्शन में आएंगी। सो डिविडेंड की सिचुएशन में आपको पहली चीज़ कि टैक्स डिडक्ट किस पर हो रहा है, डिविडेंड पर। किस बंदे का टैक्स डिडक्ट हो रहा है? जो डिविडेंड अर्नर है, जो शेयर होल्डर है, उसको ही मिलना है ना डिविडेंड, तो उसका टैक्स डिडक्ट हो रहा है। कौन डायरेक्ट कर रहा है? कंपनी ने पे करना होता है, सो कंपनी डायरेक्ट कर रही है। रेट किस हिसाब से? फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 3 के डिवीजन 1 के अंदर जो रेट स्पेसिफाई किया है इस रेट के हिसाब से डायरेक्ट होगा, जो कि 25% है। अब जो है ये जो टैक्स की नेचर है ये एडजस्टेबल है। ये ओवरऑल सारे टैक्स ये एडजस्टेबल हैं, क्योंकि जो टैक्स हम लोग पे कर रहे हैं ये हम लोग क्लेम अपनी जो जिस इनकम के ऊपर हमारा टैक्स डिडक्ट हुआ है, हम आगे इसको अपनी रिटर्न के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, तो है तो ये टैक्स एडजस्टेबल ही।
बाकी ये जो डिविडेंड्स के सोर्स है, जो आपको इनकम हासिल हो रही है, किस टैक्स रिजीम के अंदर फॉल करेगी, ये गवर्नमेंट किसी 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 सेक्शन में ही इधर डिस्कस किया हुआ है, हर टैक्स में नहीं किया हुआ। सो ये अगर आप टैक्स लॉयर हो, टैक्स कंसल्टेंट हो, तो ये तो आपको पता होता है, जो कि मैं अब आपको अपनी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ इस चीज़ का। तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि जो डिविडेंड की इनकम आपके पास होती है ना, ये फाइनल टैक्स रेजीम के अंदर आती है। इसको आपने इधर शो करना होता है, यानी आपने अपने इनफ्लो में जाना है, और जो आपको फाइनल जो इनकम फाइनल फाइनल कैटेगरी में आ रही है ना, ये फाइनल फिक्स टैक्स ईयर में आ रही है, कि जिस पे उधर आप लोगों को शो करना है। वेट अ मिनट, मैं ये आपको दिखा भी देती हूँ कि डिविडेंड आपने कहाँ शो करना होता है। शो मैं आपको किसी वीडियो में कर दूँगी, क्योंकि यहाँ पर एक इशू है कि अगर मैं इंटरनेट ऑन करूँगी तो फिर ये मेरी वीडियो जो है वो फिर इंटरप्ट हो जाएगी, बंद हो जाएगी। पिछली दफ़ा भी इसी वजह से ही हुआ था। मैं आपको वैसे एक जनरल आइडिया देती हूँ कि जब आप रिटर्न सबमिट कर रहे होते हैं ना, रिकन्सिलेशन में जब आप जाते हो, आपने इनफ्लो में जाना है। उसके अंदर मेरे ख्याल से जो इनफ्लो में थर्ड कॉलम है ना, कि जो इनकम जो कि फाइनल टैक्स रेजीम में आ रही, वहाँ पर आपने इसको डिविडेंड वाली इनकम को आपने अपनी शो करना होता है। तो फाइनल टैक्स रेजीम में इसकी इनकम आती है। प्रॉफिट ऑन डेब्ट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर भी जिस पर्सन का सेविंग अकाउंट है, जिसका प्रॉफिट ऑन डेब्ट जिसको जनरेट हो रहा है, प्रॉफिट ऑन डेब्ट की इनकम पर आपको मतलब जो आपकी सेविंग अकाउंट पर जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, उस इंटरेस्ट आपका टैक्सेबल है, उस पर आपसे टैक्स डिडक्ट होना है। जिस बंदे को इंटरेस्ट मिल रहा है उसका टैक्स डिडक्ट होना है। जो बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने जो है वो आपसे टैक्स डिडक्ट करना है। रेट आपको बता दिया गया है कि फाइलर के लिए 15 और नॉन फाइलर के लिए 35% है। इसी तरह जो आपके सकूक सकूक होल्डर से जो उसने कंपनी के अंदर सकूक परचेज़ किए होते हैं, वो उस पर जो उस पर जो इनकम हासिल हो रही होती है, वो टैक्स अल्हम्दुलिल्लाह उस पर टैक्स जो है वो डिडक्ट होना है। कंपनी ने आपने करना है, एडजस्टेबल ही है ये भी टैक्स आपका, और फाइनल टैक्स की कैटेगरी में ये भी आता है। रेट आपको बता दिया गया है इधर, इस रेट से आपसे टैक्स डिडक्ट होगा। सो यही सारी चीज़ें जो हैं वो बताई गई हैं इधर। आई होप ये आपको पॉइंट सारे समझ आ गए होंगे। ये 6 चीज़ें बस आप हर सेक्शन को पढ़ें, उसमें ये अपनी चेकलिस्ट ये 6 हेडिंग्स का पूरा करें। जैसे ये चेकलिस्ट आपकी पूरी हो जाएगी, तो आपको सेक्शन जो है वो याद हो जाएगा, और प्रैक्टिस के हिसाब से भी यही सारी चीज़ें आपने याद करनी होगी। वहाँ पर आपने सेक्शन तो नहीं सुनाने बैठ जाना किसी को, आप इसे ये चीज़ें अपना एक नोट्स बना लें, अपनी एक साइड पे अपना एक रजिस्टर बना लें, नोट्स बना लें, और उसके अंदर ये सारी चीज़ें लिख लें कि ये फ़लाँ इनकम है, इस रेट के हिसाब से इस पर टैक्स डिडक्ट हो रहा है, कौन सी ये टैक्स रजीम के अंदर ये आती है, इस सोर्स की इनकम आपकी, और इस टैक्स की नेचर क्या है जो टैक्स आपसे डिडक्ट हो रहा है, किस बंदे ने टैक्स हेल्ड करना है। ये अपनी 6 हेडिंग्स आप बना लें हर सेक्शन के अंदर, तो आपकी सेक्शन याद करना जो है वो आसान है। नेक्स्ट आते हैं पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट पे, सेक्शन 152 की तरफ। इसके टोटल कितने सब सेक्शन हैं? अच्छा, सेक्शन 152 और 153 जो ज़रा है लॉन्ग से ज़रा सेक्शन है, तो इन दोनों सेक्शन की सेपरेट वीडियो, यानी सेक्शन 152 और सेक्शन 153 की मैं अलग अलग वीडियो बनाकर बाद में अपलोड करूँगी। अभी हम लोग सेक्शन 154 को कवर करते हैं। ये डील करता है एक्सपोर्ट से। इस सेक्शन में बेसिकली ये बताया जा रहा है कि जब भी आप कोई गुड्स चीज़ें बाहर की कंट्री सप्लाई करते हो, एक्सपोर्ट करते हो, तो ज़ाहिर सी बात है आपने फ़ी सबीलिल्लाह तो नहीं की, आपने भी जो है आपको कुछ इस पर भी इनकम हासिल होगी, उस इनकम के ऊपर भी जो है वो टैक्स लगेगा। अब इस सेक्शन को हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। जो सेक्शन 154 का सब सेक्शन 1 कहता है कि एवरी ऑथराइज्ड डीलर इन फॉरेन एक्सचेंज शेल एट द टाइम ऑफ रियलाइजेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज प्रोसीड ऑन अकाउंट ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स बाय एन एक्सपोर्टर डिडक्ट टैक्स इंक्लूडिंग एडवांस टैक्स from the proceed at the rate specified in Division 4 of Part 3 of First Schedule।
इसमें ये कहा जा रहा है कि जब एक एक्सपोर्टर बाहर की कंट्री कोई गुड्स एक्सपोर्ट करता है, उन गुड्स को एक्सपोर्ट करने की मद में उससे जो फ़ॉरेन एक्सचेंज प्रोसीड यानी फ़ॉरेन करेंसी मिली, पैसे उसे हासिल हुए, उसके ऊपर जो ऑथराइज फ़ॉरेन एक्सचेंज डीलर होगा, यानी कि जैसे कि बैंक के अंदर आपकी पेमेंट रिसीव हो रही है, तो वो बैंक जो है वो आपका फ़ॉरेन एक्सचेंज डीलर होगा। वो फ़ॉरेन करेंसी आपके बैंक अकाउंट में आएगी। जो आपका बैंक होगा वो आपके उस फ़ॉरेन करेंसी पर जो आपको इनकम हासिल हुई है बाहर की कंट्री में एक्सपोर्ट करके गुड्स, उस इनकम पर वो फ़ॉरेन एक्सचेंज डीलर, ऑथराइज़्ड डीलर टैक्स डिडक्ट कर लेगा। उसमें एडवांस टैक्स भी शामिल है। किस रेट के हिसाब से करेगा? इस रेट के हिसाब से करेगा जो कि फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 3 के डिवीजन 4 में बताया गया है। सो सिंपल एंड शॉर्टली वी कैन से दैट कि अगर आपने बाहर की कंट्री कोई गुड्स सप्लाई की, फ़रोख्त की, एक्सपोर्ट की, आप एक्सपोर्टर हो, उस चीज़ को एक्सपोर्ट करने की मद में आपको कोई इनकम जनरेट हुई, फ़ॉरेन एक्सचेंज आई, पैसे मिले, वो इनकम आपकी टैक्सेबल है एज़ पर सेक्शन 154 और उस पर टैक्स विदहेल्ड किया जाएगा फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 3 के डिवीजन 4 के तहत। कौन टैक्स विदहेल्ड करेगा? एक ऑथराइज्ड फॉरेन एक्सचेंज डीलर। वो बैंक भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आपको बैंक में पैसे वसूल हो रहे हैं, जो भी आपने पेमेंट की है, आपने अपना और ऑब्वियसली वो बैंक ही हो सकता है, क्योंकि ये दूसरी कंट्री आप कोई सामान भेज रहे हो, तो वहाँ से वो बंदा आप टिकट करा के आपको आके आपकी दुकान पे पैसे तो नहीं देकर जाएगा। ज़ाहिर-सी बात है वो आपसे आपका बैंक अकाउंट नंबर ही लेगा। तो वहाँ पर वो आपको जब पेमेंट करेगा, तो जो ऑथराइज़्ड फॉरेन एक्सचेंज डीलर होगा, मतलब जैसे कि बैंक हो सकता है, वो आपकी जैसे ही बैंक पे पेमेंट आएगी, वो आपकी उस पेमेंट पे जब वो देखेगा कि अच्छा इसने एक्सपोर्ट की हैं चीज़ें और उसकी मद में इसको पैसे हासिल हुए, तो फिर सेक्शन 154 के अंदर जो ये रेट बताया गया है फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 3 के डिवीजन 4 के अंदर, उस रेट के हिसाब से आपसे टैक्स डिडक्ट कर लेगा, जो कि 1% है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सचेंज बोर्ड के मेंबर हो, PSEB का आपके पास सर्टिफिकेट है, तो इस सिचुएशन में यही टैक्स जो है वो आपका 0.25% हो जाता है। ठीक हो गया। मैं अभी आपको ओवरऑल एक एग्जांपल के साथ भी सारा समझाऊंगी, लेकिन पहले ज़रूरी है कि आप इसको इधर से ही अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। अच्छा, इसमें एक सबसेक्शन 2 भी था जो कि अब ओमिटेड हो चुका है फाइनेंस एक्ट 2002 के तहत, तो इसे फिर आप स्किप कर दें। सबसेक्शन 3 की तरफ चलें। सबसेक्शन 3 क्या कहता है? वो कह रहे एवरी बैंकिंग कंपनी शेल एट द टाइम ऑफ रियलाइजेशन होता है रिसीविंग ऑफ पेमेंट, ठीक है, of the proceed on account of sale of goods to an exporter under an inland back-to-back letter of credit or any other arrangement as prescribed by the board, deduct tax from the amount of the proceed at the rate specified in Division 4 of Part 3 of first schedule। यहाँ पर भी बेसिकली वो यही कह रहे हैं कि अगर तो किसी एक्सपोर्टर ने कोई गुड्स सेल की हैं और ये जो चीज़ें उसने सेल की हैं, इसके मतलब ये इसने लेटर ऑफ क्रेडिट यानी एक कोई अदर एग्रीमेंट हुआ है जो कि बोर्ड की तरफ से एज पर लॉ स्पेसिफाई किया गया है, उसके तहत की हैं, या फिर लेटर ऑफ क्रेडिट का एक एग्रीमेंट हुआ है, उसकी मद में उसने उसको चीज़ें सप्लाई सेल की हैं एक्सपोर्टर ने, और जो उसको फिर पेमेंट रिसीव होती है, उस पेमेंट के ऊपर बैंकिंग कंपनी ने फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 3 के डिवीजन 4 के अंदर जो रेट स्पेसिफाई किया हुआ है, उस हिसाब से इसे टैक्स डिडक्ट कर लेना है। ये भी अगर आप PSEB के मेंबर नहीं है तो 1% है, और अगर है तो 0.255% ही है। अब ये लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है, इसको पहले हम समझ लेते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट बेसिकली एक लेटर ऑफ गारंटी होता है जो कि बायर के बैंक की तरफ से सेलर को यानी एक्सपोर्टर को दिया जाता है कि भाई आप ये चीज़ें सप्लाई कर दो, से डिलीवर कर दो इसको बायर को, और अगर बायर ने पेमेंट ना की तो उसकी जगह पर हम आपके इस नुकसान की तलाफ़ी करेंगे। तो लेटर ऑफ क्रेडिट बेसिकली एक श्योरिटी होती है, गारंटी होती है सेलर को कि आप सेल कर दो, आपका जितना भी मालियत का सरमाया है
अगर आपको पेमेंट ना मिली तो हम आपका नुकसान नहीं होने देंगे, हम आप ऐसा बैंक ऑफ अ बायर उसके बिहाफ पे, वो ज़ाहिर सी बात है उसके बैंक में कुछ ना कुछ पैसे तो होंगे, जिस तरह कोर्ट नहीं आप बंदे की एसेट अटैच करके रिकवरी करवाती है, तो इधर भी एक तरह से देखा जाता है कि इन केस अगर बायर डिफ़ॉल्टर हो जाता है, पेमेंट ना करे, तो सेलर उससे किस तरह करेगा, तो वो उसको श्योरिटी देते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट की सूरत में कि भाई हम आपको पे कर देंगे। अब यहाँ पर जो है ये बेसिकली जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम लोगों ने स्टडी किया, जहाँ पर 3 पार्टीज़ होती हैं, श्योरिटी, क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर, के उसको क्रेडिटर को गारंटी दी हुई होती है श्योरिटी ने कि अगर प्रिंसिपल डेटर ने पैसे ना दिए ना तो उस पर प्राइमरी लायबिलिटी है, अगर ना दिए तो मैं दे दूँगा। तो यहाँ पर भी वो सेलर को यही गारंटी दे रहा है लेटर ऑफ क्रेडिट की सूरत में बायर का बैंक, कि भाई आप चीज़ें डिलीवर कर दो अब्रॉड, अगर इसने पेमेंट ना की तो मैं आपको पेमेंट कर दूँगा। तो ये कह रहे हैं कि अगर लेटर ऑफ क्रेडिट की मद में या किसी दूसरी अरेंजमेंट हुई थी बायर और सेलर के दरमियान, इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर के दरमियान, सॉरी बायर और एक्सपोर्टर के दरमियान, एक्सपोर्टर ने उसको गुड्स डिलीवर कर दिए, सेल आउट कर दिए, एक्सपोर्ट कर दिए, अब उसको जो पेमेंट रिसीव होगी उस पेमेंट के ऊपर इस स्पेसिफिक रेट के हिसाब से बैंकिंग कंपनी उस पर टैक्स डिडक्ट कर लेगी। अब लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर ज़रूरी नहीं है कि बायर का बैंक ही गारंटी दे, उसने तो देनी है, उसका तो मस्ट है, सेलर का बैंक भी दे सकता है इसको गारंटी इस चीज़ पे कि हाँ ठीक है कि मैं आपकी रिकवरी करवा कर दे दूँगा, आप इसको जो है वो चीज़ें सेल आउट कर दो, यानी बाहर कंट्री जो है अब्रॉड आप डिलीवर कर दो। सो बेसिकली यहाँ पर वो यही कहना चाह रहे हैं। इसको हम अगर एक एग्जांपल से समझें कि मिसाल के तौर पर लाख रुपए की इसने गुड्स जो है वो एक्सपोर्ट की एक्सपोर्टर ने, लेकिन अभी उस टाइम उसके बाद एक्चुअल पेमेंट नहीं रिसीव हुई, उसके पास सिर्फ एक लेटर ऑफ क्रेडिट है। वो यही कहना चाह रहे हैं कि पहले जो था ना सबसेक्शन 1, वहाँ पर उसने चीज़ें दी हुई थी और पेमेंट उसके अकाउंट में थी, इस अकाउंट के ऊपर जो पेमेंट थी उस पर टैक्स डिडक्ट हो गया था। यहाँ पर सिचुएशन ज़रा डिफरेंट है कि यहाँ पर भी उसने बाहर की कंट्री तो चीज़ें डिलीवर की हैं, लेकिन पेमेंट अभी उसको रिसीव नहीं हुई, उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक लेटर ऑफ क्रेडिट है, यानी एक गारंटी है उसके पास कि अगर इन शॉर्ट इसने पेमेंट ना की बायर ने, अभी उसे एक्चुअल पेमेंट रिसीव नहीं हुई, तो बायर का बैंक जो है मतलब जहाँ से उसको आने थे वो उसको पेमेंट कर देगा। तो जैसे ही चीज़ें वो डिलीवर करता है और लेटर ऑफ क्रेडिट की ऊपर ट्रस्ट करते हुए, तो बायर का बैंक अगर उसने पैसे नहीं दिए वो उसको डिलीवर करता है, सेलर के बैंक में पैसे आते हैं, तो वो जो सेलर का बैंक है बैंकिंग कंपनी यहाँ पर वो ही बेसिकली यहाँ पर टैक्स विद होल्डिंग एजेंट है। वो इस रेट पर, जो कि अगर ये PSCP का मेंबर था एक्सपोर्टर, तो तब 0.255% के हिसाब से उस रियलाइजेशन पर उस पेमेंट के ऊपर टैक्स लगाएगा, और अगर नहीं था तो 1% के हिसाब से टैक्स डिडक्ट करेगा। टैक्स डिडक्ट करके वो बाकी जो डिडक्टेड टैक्स होगा वो FPR अथॉरिटी को जमा करवा देगा, बाकी का वो इसके एक्सपोर्टर को दे देगा। अब यहाँ पर सबसेक्शन, आई होप ये आपको पॉइंट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट सबसेक्शन 3A वो कहता है कि द एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन अथॉरिटी स्टैब्लिश अंडर द एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 1980, मतलब ये जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन अथॉरिटी है जो कि इस ऑर्डिनेंस के तहत इस्टेब्लिश हुई होती है, जब ये एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ अ गुड्स बाय एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, अगर जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की तरफ से जब कोई गुड्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं, ये इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इसी एरिया के अंदर लोकेट करती है जो कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से उसी उसी एरिया में एग्जिस्ट करती है, जो कि इसी अब मेंशन ऑर्डिनेंस के अंदर डिक्लेयर किया गया है। तो मतलब ये कि कोई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग अगर कोई गुड्स एक्सपोर्ट कर रही है, तो उसकी एक्सपोर्टेड गुड्स के ऊपर फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 3 के डिवीजन 4 के अंदर जो रेट स्पेसिफाई किया गया है, उस रेट के हिसाब से टैक्स डिडक्ट कर लेना है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन अथॉरिटी ने। यहाँ पर ये टैक्स विद होल्डिंग एजेंट है, और इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जो है वो यहाँ पर एक टैक्स पेयर है, और रेट जो है वो फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 3 डिवीजन 4 में जो बताया है वही है, जो कि 1% ही है अगर आप PSCB के मेंबर नहीं हो, और अगर हो तो फिर 0.25% है। अब सेक्शन 3B क्या कहता है, मैं ये आपको टैक्स रेट कार्ड से भी दिखा दूंगी रेट, अभी आप फिलहाल जो है सिर्फ इधर सेक्शन को समझने में फोकस करें, और एग्जांपल भी मैं लास्ट में आपको प्रोवाइड कर दूँगी। 3B कहता है कि एवरी डायरेक्ट एक्सपोर्टर
an export house registered under the duty and tax remission for export rules 2001 provided in subsection 7 of chapter 2 of custom rule 2001। कह रहे कि एक जो डायरेक्ट एक्सपोर्टर है, कोई एक्सपोर्ट हाउस है, वो इस कस्टम रूल 2001 के इस चैप्टर के सबसेक्शन 7 के और इस रूल के तहत रजिस्टर है, और इसी तरह कोई एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम है 2021, मतलब इन रेलेवेंट कानून के तहत ये लोग रजिस्टर हुए हुए। शेल एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट फॉर अ फर्म कॉन्ट्रैक्ट टू एन इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर, जब ये पेमेंट कर रहे होते हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट की मद में किसी इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर को, जो कि डिफाइंड है इन्हीं रेलेवेंट सेट रूल के अंदर जो ऊपर अबव मेंशन किए गए हैं, तो ये यहाँ पर बेसिकली ये इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर टैक्स पेयर है और ये लोग हैं, मतलब इसकी इनकम के ऊपर जो है टैक्स डिडक्ट होना है, और ये जो एक्सपोर्टर हाउस है टैक्स विद होल्डिंग एजेंट है, ये जब लोग इसको किसी कॉन्ट्रैक्ट की मद में पेमेंट कर रहे हैं तो उस पेमेंट के ऊपर बेसिकली उन्होंने ये जो फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 3 के डिवीजन 4 में जो रेट स्पेसिफाई किया उस हिसाब से टैक्स डिडक्ट कर लेना है। अगेन वही रेट है कि अगर आप PSEB का मेंबर हो तो 0.25% के हिसाब से टैक्स डिडक्ट करेगी, और अगर नहीं हो तो 1%। 3C सबसेक्शन 3C The collector of custom at the time of clearing of goods exported shall collect tax from the gross value of such goods at a rate specified in division 4 of part 3 of first schedule। इसी तरह वो कह रहे हैं कि जो कलेक्टर ऑफ कस्टम होता है ना, मतलब आप देखते हो कि जब आप लोगों ने बाहर की कंट्री को चीज़ भेजनी है ना, तो कहते हैं भाई कस्टम ड्यूटी क्लियर करो। वो ये कलेक्टर ऑफ कस्टम एजेंट होता है, उसकी जिम्मेदारी है कि जब आप लोग गुड्स क्लियर कर रहे हो, बाहर की कंट्री भेज रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो वो जिस टाइम वो गुड्स को क्लियर कर रहा है, मतलब देख रहा है कि ऊपर कोई भी लाइबिलिटी वगैरह है वो क्लियर है, कस्टम ड्यूटीज़ क्लियर है सारी, तो वो क्लियर करने के टाइम उसने जो ओवरऑल वैल्यू गुड्स की जो आप बाहर भेज रहे हो, जो उसकी ग्रॉस वैल्यू है, जितनी वाली का वो सामान है, उस पर इसी रेट के हिसाब से, जो कि बार बार अब हो गया कि फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 3 के डिवीजन 4 के हिसाब से उसने वो रेट करना है। मिसाल के तौर पर आप लाख रुपए का सामान बाहर भेज रहे हो, लाख रुपए इसकी वैल्यू है, आप PSB के मेंबर भी नहीं हो, तो उसका 1% आपका लाख मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 100, 5 जीरो होते हैं 1 लाख में इसके, और 100 में 2 जीरो है, तो आप 2 जीरो से कट जाएंगे तो एक सैकड़ा हज़ार, ठीक है, हज़ार रुपया जो है वो आपसे वो ले लेगा, टैक्स डिडक्ट कर लेगा। और इन शॉर्ट अगर आप PSEB के मेंबर हो तो 0.25% अब आपसे उसने टैक्स डिडक्ट कर। अब आपको लाख रुपए का सामान आप बाहर भेज रहे हो, कलेक्टर कस्टम विद होल्डिंग टैक्स एजेंट है, कस्टम ड्यूटी उसने आपकी क्लियर करनी है। अब आपने उसने किस टैक्स के हिसाब से उसने ये जो ग्रॉस वैल्यू पर उसने उस स्पेसिफिक रेट के हिसाब से जो कि बताया गया है टैक्स डिडक्ट करना है, और आप PSEB के मेंबर हो। अब आपसे यानी कि 0.25% आप पे लगना है, 0.25 सॉरी 0.25, ये मैंने क्या कर दिया, 0.25% के हिसाब से आपसे टैक्स उसने डिडक्ट करना है, 250 रुपया वो आपसे लेगा। यही आप देख लें कि कितना फ़ायदा है PSEB का मेंबर होने का, कि कहाँ 1000 रुपया देना पड़ रहा था और अगर आप इसके मेंबर हो गए तो अब आपको 250 रुपया देना पड़ रहा है। तभी हम लोग ऐसा टैक्स कंसल्टेंट और फ्रीलांसर को सजेस्ट करते हैं, क्योंकि अभी अभी हम सेक्शन 154 है भी पढ़ने वाले हैं, उसमें भी यही सेव रेट है, यही सजेस्ट किया जाता है। और कि अगर तो आप बाहर की कंट्री कोई चीज़ें भेज रहे हो और अगर आप फ्रीलांसर हो तो बेहतर है कि आप PSEB का सर्टिफिकेट अपना बनवा लें, क्योंकि उसकी वजह से आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। आप देख सकते हैं कि अगर आप 10 लाख का सामान बाहर भेज रहे हो, अभी तो मैंने लाख के हिसाब से बताया था ना, अगर आप 10 लाख का सामान बाहर भेज रहे हो तो 10 लाख का 1% देखें 10,000 आपको टैक्स पे करना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप PSEB के मेंबर हो तो फिर 2500, यानी 10,000 में से 2500 निकालें, जो कि कार्बन 75,000 बनना चाहिए, सॉरी 7500 रुपये का आपका फ़ायदा हो रहा है, 7,500 रुपये का आपका बेनिफिट हो रहा है। तो आप देख लेंगे कितना फ़ायदा है एक सिंगल टैक्स सर्टिफिकेट का। सिर्फ एक आपने फ़ीस पे करनी है सर्टिफिकेट की और उसके बाद आपकी गेम सेट है। नेक्स्ट सब सेक्शन 4 कह रहे हैं कि जो टैक्स डिडक्ट हो रहा है सेक्शन के अंदर, जो आपको इस ओवरऑल सेक्शन में जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, बाहर की कंट्री सामान भेज रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो गुड्स, उन ट्रांजैक्शन के नतीजे में जो आपको इनकम हासिल हो रही है, उस इनकम के ऊपर जो टैक्स डिडक्ट आपका हो रहा है, उस टैक्स की नेचर जो है वो मिनिमम टैक्स है। मिनिमम टैक्स मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ऐसा टैक्स
जो कि आपकी ग्रॉस वैल्यू पर लगे, टोटल सेल रिसिप्ट पर लगे, जिसके ऊपर आप कोई एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर क्लेम ना कर सकते, कोई डिडक्शन क्लेम ना कर सकते। मिसाल के तौर पर आपने लाख रुपए का सामान भेजा है, अब आपको कोई एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर क्लेम नहीं करना, आपने उस लाख रुपए के ऊपर ही 1% आपको टैक्स पे करना है, और अगर आप PSEB का मेंबर हो तो फिर 0.2.5%। ये आपका सेक्शन 154 हो गया। अब हम अपनी चेकलिस्ट पूरी कर लेते हैं। वो जो 6 हेडिंग थी, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो आप गुड्स एक्सपोर्ट करते हो उसके नतीजे में जो इनकम रेज होती है वो टैक्सेबल है एज़ पर सेक्शन 154। जो एक्सपोर्टर है बंदा, उनकी इनकम के ऊपर टैक्स विद हेल्ड हो रहा है। अब ट्रांजैक्शन डिफरेंट है तो विद होल्डिंग टैक्स एजेंट डिफरेंट है। कहीं पर कलेक्टर है विद होल्डिंग टैक्स एजेंट, कहीं ऑथराइज डीलर है, कहीं बैंकिंग कंपनी है, बैंक वगैरह, ये सारे जो है वो आपका टैक्स विद हेल्ड कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू योर ट्रांजैक्शन टैक्स विद होल्डिंग एजेंट चेंज हो रहे हैं। रेट भी आपको बता दिया गया है फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 3 के डिवीजन 4 में, जो कि मैंने बताया है कि अगर तो आप PSEB के मेंबर हो तो 0.2.5% रेट है आपकी ट्रांजैक्शन के नतीजे जो आपको इनकम हासिल सर्विस इनकम पर, और अगर नहीं हो तो 1% है। टैक्स जो आपसे डिडक्ट हो रहा है इन ट्रांजैक्शन के ऊपर, उस टैक्स की नेचर मिनिमम टैक्स है, लेकिन ये एडजस्टेबल होता है, आप इसे क्लेम कर सकते हो जब आप अपनी रिटर्न सबमिट कर रहे हैं। और जो इनकम जो आपको यहाँ पर गुड्स को एक्सपोर्ट करके हासिल हो रही है ना, वो इनकम आपकी फाइनल होती है, वो फाइनल टैक्स की कैटेगरी में आपने शो करनी है, फाइनल टैक्स रजीम में आनी है। यहाँ पर एक सेक्शन था, सेक्शन 4 था, जो कि कह रहा था कि आपके पास ऑप्शन है कि आप नॉर्मल टैक्स रजीम में शो कर सकते हैं या फिर फाइनल में, मतलब ऑप्शन था इसमें, इस इनकम के ऊपर ऑप्शन था। तो भी शायद वो भी ओमिटेड हो गया, या काल में शायद वो सेक्शन 154A के अंदर है। सो यहाँ तक जो है वो सेक्शन 154 जो है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं सेक्शन 154A की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर आप एक टैक्स लॉयर हो, टैक्स कंसल्टेंट हो, तो आपके पास 100% श्योरिटी है कि कोई फ्री लांसर, जिस तरह जो हमारे आजकल का टाइम पीरियड चल रहा है कि लोग जो है वो डिजिटल वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा उठा रहे हैं, ग्लोबल वर्ल्ड जो बन चुका है वर्ल्ड, उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, और मेजॉरिटी आप जो है वो ऑनलाइन अर्निंग को ही फोकस कर रही है, तो फ्री लांसर की भी आपके पास रिटर्न तो आएगी ही। अगर आपको सेक्शन 154A आपने पढ़ा हुआ होगा तब तो आप उसकी रिटर्न सबमिट कर सकोगे, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज ही होगे, आपको लॉ का पता ही नहीं होगा। सेक्शन 154A की तरफ चलते हैं तो कहते हैं एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। सेक्शन में क्या बताया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि एवरी ऑथराइज डीलर Okay. Subsection 1 state that every authorized dealer in foreign exchange shall, at the time of realization of foreign exchange proceed on account of following, deduct tax from the proceed at the rate specified in Division 4 of the Part 3 of first schedule. सो यहाँ पर उन्होंने सिंपल बता दिया कि हर फॉरेन एक्सचेंज का जो ऑथराइज डीलर होता है, जो कि ऑब्वियसली बैंक ही होगा, क्योंकि आप बाहर की कंट्री को सर्विसेज दे रहे हो, और उन सर्विस से ये फॉलोइंग ट्रांजैक्शन जो अभी आगे पढ़ेंगे, वो कह रहे हैं इन फॉलोइंग ट्रांजैक्शन से जो आपको इनकम जनरेट हो रही है वो एज़ पर सेक्शन 154A टैक्सेबल है। किस रेट के हिसाब से टैक्सेबल है, ये फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 3 के डिवीजन 4A के रेट के हिसाब से टैक्सेबल है। किस बंदे ने आपकी उस इनकम के ऊपर टैक्स डिडक्ट करना है, जो फॉरेन एक्सचेंज के लिए ऑथराइज डीलर है, जो कि ऑब्वियसली बैंक होगा, क्योंकि आप सर्विस दे रहे हो। उस सर्विस देने के बदले आपने उस बंदे को, अपने क्लाइंट को, अपना बैंक अकाउंट दिया हुआ है कि इस अकाउंट में आपने मुझे पैसे पेमेंट कर ली है। आप इस एक ही कंट्री में तो नहीं दे रहे कि वो आपको मनी ऑर्डर करते हैं, अगर डिफरेंट सिटी है, या फिर जो है वो आपको मोबाइल के थ्रू जैस कैश इजी पैसा कर दे, आप तो दूसरी कंट्री के अंदर अपनी सर्विसेज दे रहे हो।
तो अब वो आपने उसको अपना बैंक अकाउंट दिया हुआ है, आपके बैंक अकाउंट में पैसे ही पेमेंट रिसीव होती है इल ट्रांज़ैक्शन की, जो भी हम आगे पढ़ेंगे। उल ट्रांज़ैक्शन के से नतीजे जो आपको इनकम हासिल हो रही है, तो जो आपका बैंक है वो यहाँ पर टैक्स विथहोल्डिंग एजेंट है, वो आपकी उस फॉरेन एक्सचेंज प्रोसीड पे, यानी कि जो आपको इनकम हासिल हो रही है उस पर वो आपसे टैक्स विदहेल्ड कर लेगा, जो कि फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 3 के डिवीजन 4A के अंदर बताया गया है। रेट अगेन वही सेम है कि अगर आप पीएसईबी के मेंबर हो तो 0.25 और अगर नहीं हो तो 1%। अब कौन सी इनकम किस सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगाना है उसके इस रेट के हिसाब से वो पढ़ लेते हैं कि मिसाल के तौर पर आप कह रहे हो कि एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और आईटी सर्विसेज और आईटी एनेबल्ड सर्विसेज वेयर द एक्सपोर्टर इज रजिस्टर्ड विद ड्यूली सर्टिफाइड बाय द पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड। ठीक है, अगर आप जो है वो कोई आईटी सर्विसेज दे रहे हो, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उसे बनाकर दे रहे हो, और जब एक्सपोर्टर जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो पीएसईबी के साथ रजिस्टर हो, मतलब ये जो सर्विसेज आपने देनी है, अगर आईटी की सर्विस देनी है तो फिर तो लाजमी तौर पर इसका मतलब ये हुआ कि आपका रजिस्टर होना भी लाजमी है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ों में आप पे लाजम नहीं किया गया, यहाँ पर आपको मिसाल के तौर पर वो कह रहे हैं कि आप ना बाहर की कंट्री में कोई बंदा आपको कहता है कि मुझे कोई विजिट बना कर दें, मुझे कोई ऐप डिज़ाइन करके दें, आप उसे अपनी आईटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, या वो आपसे कोई कहता है कि आप मुझे कोई आपसे कोई प्रोग्रामिंग करवाता है वो आपसे ना, जैसे कि इनके कोड होते हैं वो आपसे सिर्फ एक कोड जनरेट करवा देता है। जैसे कि एक ड्रामा भी आया था फ़ाद मुस्तफ़ा का, वहाँ पर वो दिखा रहे थे कि वो किसी के लिए सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था, तो वो आईटी की सर्विसेज ही प्रोवाइड कर रहा था। बाहर की कंट्री बैठ के अगर आप किसी पर्सन को आईटी की सर्विस अपनी प्रोवाइड कर, मतलब वो भी उस टाइम उस ड्रामा में उन्होंने दिखाया था कि वो गेम बना कर दे रहा था। ठीक है, तो वो उसकी आईटी सर्विसेज थी। इसी तरह अगर आप फ़र्ज़ कर लें कोई किसी को सॉफ्टवेयर बना कर दे रहा हो, तो वो अपनी जो ये सर्विसेज आप पे कर रहे हो उसकी मद में जो आपको पेमेंट हासिल होती है, उसके ऊपर जो आपका बैंक है वो इधर पर टैक्स विथहोल्डिंग एजेंट है, वो आपसे टैक्स डिडक्ट करता है इस स्पेसिफिक रेट के हिसाब से, जो कि अगर आप पीएसईबी के मेंबर हो तो 0.25% है, नहीं है तो 1% है। इसी तरह वो कह रहे हैं कि अगर आप कोई टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान, टेक्निकल सर्विसेज से मुराद ये हो गया कि यही अगेन आईटी की सर्विसेज, अकाउंट्स की सर्विसेज हो गई, आप किसी को बैलेंस शीट बना कर दे रहे हो, या आप किसी को कोई एडवाइस दे रहे हो, आप लॉयर हो, आप डॉक्टर हो, आप किसी को कंसल्ट कर रहे हो, जैसे कि साइकेट्रिस्ट जो है वो ऑनलाइन सेशन लेते हैं। इसी तरह जो हम टैक्स लॉयर हैं, हम यूके यूएसए के क्लाइंट्स को सर्विसेज देते हैं। और इसी तरह जो है आप अगर कॉर्पोरेट लॉयर हो तो आप किसी को ट्रेडमार्क की सर्विसेज दे रहे हो, कॉपीराइट्स की सर्विसेज दे रहे हो, ये सारी चीज़ें आप किसी को कंपनी रजिस्ट्रेशन की सर्विसेज दे रहे हो, तो ये टेक्निकल सर्विसेज आप दे रहे हो। आप अकाउंटेंट हो तो आप उसे बैलेंस शीट बनाकर दे रहे हो, अकाउंट्स बनाकर दे रहे हो, तो ये सारी आपकी सर्विसेज हैं। ये उसके अलावा रॉयल्टी कमीशन और फीस ड्राइव्ड बाय रेजिडेंट, वेट अ मिनट प्लीज़, रॉयल्टी कमीशन और फीस ड्राइव्ड बाय आर रेजिडेंट कंपनी from foreign interpreters in consideration for the use outside Pakistan of any patent, invention, model, design, secret process or formula or similar property right or information concern industrial, commercial or scientific knowledge, experience or skill made available or provided to such enterprises। ठीक है, वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर एक पाकिस्तान में रेजिडेंट कंपनी है, वो अपना कोई फार्मूला, इन्वेंशन, पेटेंट, कॉपीराइट, कोई साइंटिफिक नॉलेज, इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही है किसी आउटसाइड ऑफ कंपनी पाकिस्तान को, फॉरेन इंटरप्राइज यानी बिजनेस को, उसके बदले में जो कि उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसकी ज़ाती प्रॉपर्टी है, वो उसके बारे उस सर्विसेज को वो उसे फ्री में तो नहीं, वो उसको अपनी ये पेटेंट कॉपीराइट यूज़ करने के लिए दे रही, उसके लिए वो उससे कोई रॉयल्टी और कमीशन और फीस ले रही है। तो जो रॉयल्टी कमीशन और फीस ले रही है वो एज़ पर सेक्शन 154A टैक्सेबल है। यानी अभी तक हम लोगों ने देखा कि ये आपकी ये जो आप कोई किसी को अपना पेटेंट कॉपीराइट इस्तेमाल करने दे रहे हो, उसके बदले में जो आप रॉयल्टी कमीशन फ़ी ले रहे हो वो एज़ पर सेक्शन 154 टैक्सेबल। इसी तरह आप कोई आईटी रिलेटेड सर्विसेज यानी सॉफ्टवेयर बना के दे रहे हो, प्रोग्रामिंग करके दे रहे हो, गेम डेवलप करके दे रहे हो, तो वो भी टैक्सेबल है। इसी तरह आप कोई टेक्निकल सर्विसेज दे रहे हो, यानी आप कंपनी रजिस्टर करके दे रहे हो, साइकेट्रिस्ट हो, आप उसे सेशन ले रहे हो किसी बंदे के,
आप अकाउंट्स बना के दे रहे हो, बैलेंस शीट बना के दे रहे हो, रिटर्न जमा कर रहे हो, ये टेक्निकल सर्विसेज आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो भी एज़ पर सेक्शन 154 टैक्सेबल है। इसी तरह कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड आउटसाइड पाकिस्तान, इसी तरह आप आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान कोई कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट आपने एग्जीक्यूट किया, मतलब अभी कॉन्ट्रैक्ट आपने किया है, बाहर जाके आप किसी का कोई पुल वगैरह बना कर दोगे, कोई डैम बना कर दोगे, कोई ब्रिज वगैरह बना कर दोगे। पुल और ब्रिज वैसे एक ही चीज़ होती है। कोई बिल्डिंग वगैरह बना कर दोगे, कोई म्यूज़ियम वगैरह बना कर दोगे, ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट आपने किसी का मतलब लेबर यहाँ से पाकिस्तान जा रही है करना, उन्होंने बाहर जाके है, तो ये जो सर्विसेज आप दे रहे हो ये भी एज़ पर सेक्शन 154 है जो टैक्सेबल है। इसी तरह फॉरेन कमीशन ड्यू टू एन इंटेंडिंग कमीशन एजेंट, इसी तरह आप कमीशन एजेंट हो, आप अपनी मतलब आपने कोई सर्विसेज प्रोवाइड की है, आप कमीशन एजेंट हो, बाहर की कंट्री किसी बंदे को आपने कोई सर्विस प्रोवाइड की है, उसके बदले में आपको कोई कमीशन मिल रही है, तो उसके लिए जो है वो आपको ये आपकी सर्विसेज है एज़ पर सेक्शन 154 है और टैक्सेबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी बेटर मिसाल ये है कि हमारे यहाँ ना जो लोग बाहर चले जाते हैं ना, उनका ये रिवाज होता है कि वो प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं पाकिस्तान में। अब वो पाकिस्तान में ख़ुद तो होते नहीं हैं, तो वो फिर यहाँ पर किसी ब्रोकर के साथ कॉन्टेक्ट कर लेते हैं कि आप ना मुझे ये प्लॉट दिलवा दो, ये प्रॉपर्टी लेकर दो। अब वो जो बंदा उस बंदे को प्रॉपर्टी लेकर दे रहा होता है, वो तो एक कमीशन एजेंट है, ठीक है? वो ब्रोकर है, उसने जो है उसको जैसे वो आम अपनी इस कंट्री में लोगों से जायदाद लेकर देने में कमीशन वगैरह लेता है, तो वो इसे बख्श देगा, वो ज़ाहिर-सी बात है इससे भी लेगा। तो वो जो उसको कमीशन हासिल होगी, वो भी इसकी एक तरह से देखा जाए तो उसकी तो सर्विस है ना, तो उसकी जो सर्विस एज़ पर सेक्शन 154 है टैक्सेबल है। इसी तरह दूसरी सर्विसेज जो कि आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान आप प्रोवाइड कर रहे हो, जो कि एफपीआर नोटिफाई कर देता है कि हाँ ये भी इस सेक्शन के अंदर टैक्सेबल है, तो वो भी उन सर्विसेज के ऊपर भी एज़ पर सेक्शन 154 है टैक्स लगेगा। यहाँ पर जो है वो आपकी फ्रीलांसिंग की सर्विसेज आ जाएंगी कि आप बाहरी कंट्री बैठ के किसी को भी कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब आप उसको कोई जर्मन लैंग्वेज की ट्रांसलेशन करके दे रहे हो, आप उसे कोई भी अदर फ्रीलांसिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, ट्रांसक्रिप्शन की, डेटा एंट्री की, ट्रांसलेशन की, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, ये सारी कोई भी आप फ्रीलांसिंग सर्विसेज आप उस बंदे को प्रोवाइड कर रहे हो। डिज़ाइन बनाकर आप दे रहे हो, जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हो जाते हैं, आप उसे कोई पेंटिंग वगैरह बना कर दे रहे हो, एनएफटी आप उसे बना कर दे रहे हो, कोई भी आप उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो उस बंदे को, तो वो जो एफपीआर की तरफ से स्पेसिफाई हो कि इस सेक्शन के अंदर टैक्सेबल है, तो वो उन तमाम सर्विसेज, तो बेसिकली ये कुछ सर्विसेज हैं, ये इन सर्विसेज के ऊपर ये सेक्शन 154A के तहत टैक्सेबल है। इस रेट के हिसाब से आप पर टैक्स लगेगी, यानी फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 3 के डिवीजन 4 के मुताबिक आप पर टैक्स लगेगा, और इन सर्विसेज को प्रोवाइड करके जो आपको इनकम हासिल होगी, इस रेट पर आप पर उन सर्विसेज पर टैक्स लगेगा। और टैक्स विद हेल्ड किसने करना है? ऑथराइज्ड डीलर ने, जो कि बैंक होगा ऑब्वियसली, क्योंकि आपको बैंक में पेमेंट रिसीव होनी है। लेकिन इन शॉर्ट हो सकता है आप किसी दूसरे ऐप से पैसे आपके पास आ रहे हैं, जैसे कि वेस्टर्न यूनियन है, पेयर है, जो कि पाकिस्तान में एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पर पेमेंट के लिए उन्होंने मोड ही कुछ और बताए होते हैं, तो वहाँ पर पेयर में आके फिर आप बाइनेंस में लेकर फिर अपने अकाउंट में ले आते हो, तो वो जो है, और परफेक्ट मनी के थ्रू भी आप लेकर आ सकते हो। तो इसी तरह वो कह रहे हैं कि अगर आप कोई बैंक अकाउंट नहीं यूज़ कर रहे, आप कोई दूसरी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे जिसमें परफेक्ट मनी आ जाती है, पेनियर आ जाता है, पेयर आ जाता है, वेस्टर्न यूनियन आ जाता है, बाइनेंस आ जाता है, ये डिफरेंट कोई भी प्लेटफॉर्म ले रहे हो, वहाँ पर जो फॉरेन एक्सचेंज डीलर है आपका, वो आपसे उस जो आपको पेमेंट हासिल हो रही है, वो आपको उस पेमेंट पे इस रेट के हिसाब से टैक्स डिडक्ट करके बाकी की पेमेंट आपको दे देगा, और जो टैक्स डिडक्ट किया होगा वो एफपीआर को जमा करवा देगा। अब सबसेक्शन 2 की तरफ जाते हैं। आई फील हेडेक। सबसेक्शन 2 की तरफ जाते हुए कह रहे थे, टैक्स डिडक्टेबल अंडर दिस सेक्शन शैल बी फाइनल टैक्स ऑन द इनकम अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांजेक्शन रेफर टू इन दिस सेक्शन अपॉन फुलफिलमेंट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। वो कह रहे हैं कि अगर तो ये कंडीशन जो अभी हम फॉलोइंग कंडीशन डिस्कस करने जा रहे हैं, अगर तो ये कंडीशंस पूरी हो जाए, तो इनके कंडीशंस के पूरे होने के बाद जो इस सेक्शन के अंदर जो इस सेक्शन के अंदर जो ट्रांजैक्शन डिस्कस की गई हैं, उन ट्रांजैक्शंस के नतीजे में जो इनकम रेज हो रही है, उस इनकम पर जो उस बंदे का टैक्स डिडक्ट हो रहा है, वो टैक्स
फाइनल टैक्स कंसीडर किया जाता है कि अगर तो ये फॉलोइंग कंडीशन पूरी हो जाए, मतलब ये कि अगर इस बंदे ने रिटर्न फाइल कर दी और जो रिटर्न हैज़ बीन फाइल्ड विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट फॉर द रेलेवेंट टैक्स ईयर हैव बीन फाइल्ड, ठीक है। अगर विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट जिस टैक्स ईयर रेलेवेंट टैक्स ईयर के लिए अगर रिक्वायर्ड थी वो उसने जमा करवा दी है, अगर उसने वो विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट जमा करवा दी हो, रिटर्न भी जमा करवा दी हो, और इसी तरह फेडरल और प्रोविंशियल लॉ के तहत उसने अपनी सेल टैक्स रिटर्न अगर रिक्वायर्ड थी वो भी जमा करवा दी हो, अगर ये कंडीशंस उसने पूरी कर दी हैं। Provided that this condition shall not apply in case of exporter mentioned in clause A of subsection 1 of this section। वो कह रहे हैं ये कंडीशन उस इस सेक्शन सबसेक्शन 1 के क्लाउज ए के अंदर जो एक्सपोर्टर बताया गया था ना, उसके लिए कंडीशन का होना पूरी होना ज़रूरी, उसके केस में ये कंडीशंस जो है वो अप्लाई नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप आईटी सर्विसेज दे रहे हो, यानी किसी को गेम बनाकर दे रहे हो, विजेट वगैरह बनाकर दे रहे हो, ऐप बनाकर दे रहे हो, प्रोग्रामिंग का काम करके दे रहे हो, तो इस सिचुएशन में जो उस बंदे की इनकम होती है वो फाइनल टैक्स की कैटेगरी के अंदर फाइनल टैक्स रजीम में फॉल करती है। उसके अंदर इन कंडीशन का पूरा होना ज़रूरी नहीं है उसकी इनकम को फाइनल टैक्स रजीम में लेकर जाने के लिए। बाकी सारी सर्विसेज के लिए आपकी इनकम को फाइनल टैक्स रजीम में लेकर जाने के लिए इन अबव मेंशन कंडीशन का पूरा होना ज़रूरी है। लास्ट कंडीशन जो पूरी होना ज़रूरी है वो ये है कि नो क्रेडिट फॉर फॉरेन टैक्सेस पेड शैल बी अलाउड। मतलब ये पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग और टेक्निकल है, क्यों कह रहे हैं कि जो आपने अपनी इन ट्रांजैक्शन पर जो टैक्स आपका विदहेल्ड हो गया ना, उसका क्रेडिट आप किसी और अपनी इधर पाकिस्तान में आपको कोई इनकम जनरेट हो रही है, आप उसके अगेंस्ट नहीं ले सकते, वो भी आपको अलाउड नहीं होगा। मतलब ये कि अगर उसने उसका टैक्स जो है वो किसी और ट्रांजैक्शन के लिए अपने किसी दूसरे सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर जो टैक्स लायबिलिटी बन रही है उसको रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल ना किया हो, रिटर्न जमा करवा दी हो उस बंदे ने, उसकी जो है वो सेल टैक्स रिटर्न जो रिक्वायर्ड थी और विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट जो रिक्वायर्ड थी वो भी अगर उसने जमा करवा दी हो, ये कंडीशन अगर पूरी हो गई हो, तो जो इन सेक्शन के अंदर जो ट्रांजैक्शन के नतीजे में इनकम हासिल हो रही है वो इनकम जो है वो फाइनल टैक्स की रजीम के अंदर कहलाएगी, फाइनल टैक्स रजीम में फॉल करेगी, और जो टैक्स डिडक्टेबल होगा इस सेक्शन में उस इनकम के ऊपर वो फाइनल टैक्स ही कंसीडर किया जाएगा। अब जो लास्ट पॉइंट था कंडीशन का उसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। मिसाल के तौर पर आपने बाहर की कंट्री कोई सर्विसेज प्रोवाइड की, आपने जो है वो आपने किसी पर्सन को जर्मन लैंग्वेज की ट्रांसलेशन करके दी, या आपने उसे कोई गेम बना कर दी, उसके ऊपर आपको लाख रुपया उसने जो है वो दिया, और उस पर 10,000 रुपये फ़र्ज़ कर ले, लाख रुपये के ऊपर 1% कितना 1,000 रुपये पड़ रहा था ना, हाँ 1,000 रुपये जो है आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है। अब आपका कोई आप फ़र्ज़ कर लें आप सैलरी पर्सन हो, नहीं आप बिज़नेस आपका है, आपको वहाँ पर भी जो है वो आपके ऊपर बिज़नेस के ऊपर भी लायबिलिटी जो है वो आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी 8,000 की बढ़ रही है। तो अब आप ये नहीं कर सकते कि भाई ये जो 1,000 रुपया मैंने पे किया हुआ था ना, मैं कहूँ कि भाई ये मेरा इस पे रिवर्ट बैक हो जाए और वहाँ से मुझे सिर्फ 7,000 रुपये ही पे करने पड़े, ऐसा नहीं हो सकता। ये सिर्फ इसके अगेंस्ट ही एडजस्टेबल होगा, क्योंकि ये फाइनल टैक्स है, वो इसके साथ ही इसने सेट ऑफ होना है, इसी इनकम के अगेंस्ट इस टैक्स ने जो उसके ऊपर पे किया हुआ है सेट ऑफ होना है, कहीं और आप उसका टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं कर सकते। सो आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं सबसेक्शन 3 की तरफ। सबसेक्शन 3 कहता है द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 शैल नॉट अप्लाई टू अ पर्सन who does not fulfill the specified condition or who opt not to be subject to final taxation। वो कह रहे हैं कि ये जो सबसेक्शन 2 की प्रोविजन है ना, वो उस बंदे के ऊपर अप्लाई नहीं होती जो कि स्पेसिफाइड कंडीशंस को पूरा नहीं करता, या फिर वो ये उसके पास ये ऑप्शन हो कि वो कहता है कि मुझे अपनी इस इनकम को जो इन ट्रांजेक्शन से हासिल हुई से फाइनल टैक्स रजीम में नहीं लेकर जाना। ये पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा टेक्निकल सा है, और प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इम्पोर्टेंट है कि अगर हमें इतना तो पता चल गया कि जो इनकम जो सेक्शन 154A की सर्विसेज जो आप दे रहे हो, उन सर्विसेज के नतीजे जो आपको इनकम हासिल होती है, अगर तो वो सब सेक्शन 2 की कंडीशन को आप पूरा कर दें तो फाइनल टैक्स रजीम में चली जाएगी, ठीक है, और जो टैक्स उन पर डिडक्ट हुआ है वो भी फाइनल टैक्स ही कंसीडर किया जाएगा। लेकिन वो कह रहे हैं अगर एक बंदा कहता है कि मुझे अपनी ये जो इनकम इन सर्विसेज को देकर मुझे हासिल हुई है, मुझे इस इनकम को फाइनल टैक्स रजीम में नहीं लेकर जाना,
और वो इन अबव कंडीशन को भी पूरा नहीं करता, यानी उसकी इनकम फाइनल टैक्स रेजिम में जा ही नहीं रही, तो उसके ऊपर ये सब सेक्शन 2 की प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होती। इसका मतलब ये होगा कि अब उसकी इनकम को आपने फाइनल टैक्स रेजिम में शो नहीं करना, आपने उसको आपने उसे नॉर्मल इनकम टैक्स रेजिम में शो करना है। इसको हम एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले इधर इसको इस प्रोवाइजो कर ले। प्रोवाइडेड ऑप्शन शैल बी एक्सरसाइज कह रही, ये जो ऑप्शन जो है ना इस बंदे के पास अवेलेबल होता है कि हर साल जब वो अपने टैक्स ईयर के अंदर रिटर्न जमा करवा रहा होता है, सेक्शन 114 के तहत रिटर्न की ऊपर आपकी ऑब्लिगेशन होती है इनकम टैक्स की, तो जो अपनी रिटर्न जमा करवा रहा है तो ये ऑप्शन उसके पास हर टाइम अवेलेबल होता है कि उसने अपनी सेक्शन 154 के अंदर जो सर्विसेज प्रोवाइड की, उन सर्विस के नतीजे में जो ट्रांजेक्शन के नतीजे में जो उसको इनकम हासिल हुई है, उसने उसे फाइनल टैक्स रेजीम में लेकर जाना है या उसे किसी और टैक्स रेजीम यानी नॉर्मल टैक्स रेजीम में लेकर जाना है। वो कह रहे हैं ये ऑप्शन उसके पास हर साल रिटर्न जमा करवाते हुए होता है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ तो आपको बेहतर समझ आ जाएगा। एग्जांपल ये फ़र्ज़ करें आपका एक क्लाइंट है, वो आपके पास आता है और आपने अब उसकी रिटर्न सबमिट करनी है। उसने किसी पर्सन को गेम बनाकर दी हुई थी, गेम बनाकर वो देता था, गेम डेवलपर है वो सर्विसेज प्रोवाइड करता था। इसकी मद में उसके पास 10 लाख रुपए इनकम आई हुई है। अब 10 लाख का 1% निकालें, सॉरी 10,000 पे उसका टैक्स बन रहा है। क्लाइंट कहता है मैंने टैक्स पे नहीं करना। हम अब देखते हैं उसके पास कितना टैक्स मौजूद है। फ़र्ज़ करें उसके पास 5,000 टैक्स मौजूद है। अब 5,000 सिस्टम ने उसका टैक्स बना दिया है एडमिटेड इनकम टैक्स। रिटर्न उसकी सबमिट ही नहीं होगी जब तक वो 5,000 टैक्स और नहीं पे कर देता। उसके पास सिर्फ 5,000 ही टैक्स है। वो कहता है कि मैंने तो टैक्स पे करना ही नहीं। अब 10 लाख रुपया उसके पास है, 1% उसके ऊपर बन रहा है। अब आपके पास दो ऑप्शन है इसकी रिटर्न जमा करने के लिए। एक तो अब आप देखें उसका 0.25% पर कितना 0.25% पर कितना बनता है, 2500। मैंने कहा था उसके पास 5,000 टैक्स है। एक ऑप्शन आप उसे ये देंगे कि भाई आप सर्टिफिकेट बनवा लें PSEB का। अब क्लाइंट जो है वो कंजूस है, वो कहता है मैंने फ़ीस नहीं देनी, मैंने इसका सर्टिफिकेट जो है वो मेरा इसी तरह मेरी रिटर्न की फ़ीस में ही बना दें, मैंने इसकी फ़ीस नहीं पे करनी। वकील साहब कहते हैं भाई मैं फ्री में काम क्यों करूं, क्योंकि गवर्नमेंट की फ़ीस है सर्टिफिकेट बनाने की। फ्री में अगर वो करना भी चाहें तो कहे गवर्नमेंट की फ़ीस है, मैं किस तरह आपका काम कर दूं। तो अब इस सिचुएशन में ये रेमेडी तो वो अवेल नहीं करना चाहता, हालांकि उसके पास 2500 रिफ़ंड बन जाना था। अब आप उसको कहते हो कि भाई देखें, लॉ कहता है कि ये जो आपको इनकम हासिल हो रही है ना 154A के अंदर जो सर्विसेज आप दे रहे हो, वो सर्विसेज की जो इनकम आपको हासिल हो रहा है वो आपके ऑप्शन पर है कि आप उसे फाइनल टैक्स रिजीम में ले जाएं अपनी इनकम को या नॉर्मल टैक्स रिजीम में ले जाएं। अब मेरे पास उसका 5,000 का टैक्स है। अब मैं उसकी 5,000 के टैक्स के ऊपर उसकी इनकम बनाऊंगी, यानी आप जो ऐसा वकील उसकी 5,000 की इनकम पर उसका टैक्स बनाएंगे, जो कि इस टाइम 15% रेट है। ठीक है, 33,333 इसका बना, यानी $6,33,333 है। ये इतनी बस उसकी इनकम वाइट होगी। अब आप पे है कि अगर तो अब ये आप पर है कि आप अगर उसकी इनकम को फाइनल टैक्स रिजीम में लेकर जाना चाहते थे तब आप 10 के 10 लाख उसके शो कर सकते थे, अगर तो उसके पास 10,000 रुपये का टैक्स था। लेकिन अगर उसके पास 5,000 का टैक्स था तब भी आप उसको शो कर सकते थे, उसकी पूरी 10 लाख की इनकम को शो कर सकते थे फाइनल टैक्स रिजीम में, लेकिन तब अगर उसके पास PSEB का सर्टिफिकेट था।
अब नहीं है उसके पास सर्टिफिकेट, उसके पास इतना टैक्स भी नहीं है, तो अब आप उसको वो पे नहीं करना चाहता। अब आप नॉर्मल टैक्स रिजीम में उसकी इनकम को शो करोगे, लेकिन यहाँ पर उसको एक नुकसान उठाना पड़ेगा कि अब उसकी इनकम जो है वो पहले अगर वो पीएससीबी का सर्टिफिकेट रखता, अगर उसके पास इतना टैक्स होता या वो टैक्स पे करने के लिए तैयार होता, तब वो अपने 10 लाख फाइट कर सकता था। वो तैयार नहीं था और टैक्स नहीं पे करना चाहता था, सर्टिफिकेट नहीं बनवाना चाहता था। अब आप उसकी नॉर्मल टैक्स रिजीम में उसकी इनकम को शो कर दोगे 6,33,333। अब इतनी आप उसकी वाइड कर सकते हैं। अब आप अपने क्लाइंट को बताते हैं, वो कहता है कि नहीं ये तो बहुत कम है, तो आप फ़र्ज़ करें वो तैयार हो जाता है कि मैं 5,000 पे कर देता हूँ, तब आप उसके 10 लाख वाइड कर सकते हैं। या वो ये कह देता है कि अच्छा मैं पीएससीबी का सर्टिफिकेट बनवा देता हूँ, मुझे आगे भी तो इनकम, मेरा तो सोर्स ऑफ इनकम यही है, मैंने तो गेम ही बना कर देनी है, तो ये जो वो सर्टिफिकेट बनाएगा उसका उसे आगे अपकमिंग ईयर में भी फ़ायदा होना है। तो इसलिए वो कहता है मैं सर्टिफिकेट बनवा लेता हूँ, वो फिर वो सर्टिफिकेट बनवा लेता है, तो फिर अब आप उसके 10 लाख वाइड कर सकते हो। अदरवाइज़ नहीं बनवाता, टैक्स भी इतना नहीं देता, तो 6,33,333 आप उसके वाइड कर सकते हो, नॉर्मल टैक्स रिजीम में आप शो करते हैं। सो आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। अब आ जाते सबसेक्शन 5 की तरफ। वो कहता है द बोर्ड इन कंसल्टेशन विद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान शेल प्रिस्क्राइब मोड मैनर और प्रोसीजर ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर द सेक्शन। वो कह रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ, क्योंकि अभी आप देखें यार, देखें यहाँ पर बात ही सारी यही हो रही थी। हमने कहा था कि पेमेंट आपको कहाँ से रिसीव, किधर रिसीव होनी है, आपके बैंक में होनी है। हमारे यहाँ जो मेन हेड ऑफ बैंक है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। तो वो कह रहे हैं कि जो बोर्ड है नहीं, FBR स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ कंसल्ट करके जो ये डिसाइड करेगा कि जो टैक्स इस सेक्शन के अंदर पे किया जा रहा है वो किस मैनर में, किस प्रोसीजर में, किस मोड के अंदर पे किया जाएगा, यानी किस तरीका कार के तहत उसकी पेमेंट होगी। मतलब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने डिटेक्ट करके आगे बोर्ड को ही जमा करवाना है ना, तो उसे बताएगा कि आपने मुझे किस तरह आगे पे करना है। द बोर्ड शेल हैव पावर टू इंक्लूड और एक्सक्लूड सर्टेन सर्विसेज और एप्लीकेटिव प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन। साथ ही उन्होंने कह दिया कि FBR की पावर है कि वो कह सकता है कि भाई फलां सर्विसेज के ऊपर जो है वो इस सेक्शन के ऊपर टैक्स कि किन सर्विसेज के ऊपर अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन टैक्स लगेगा और किन सर्विसेज के ऊपर जो है वो अकॉर्डिंग दिस सेक्शन जो है वो टैक्स नहीं लगेगा। मिसाल के तौर पर वो कह देता है कि फ्रीलांसिंग में जो है वो डेटा एंट्री की जो सर्विस है ना, वो सेक्शन 154 के तहत टैक्सेबल नहीं है, वो FBR की अथॉरिटी है। या वो कह देता है कि भाई है। ये अब आपका हो गया सेक्शन 154A भी हो गया। नेक्स्ट जो है वो सेक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं।